नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोणा बैच के अंदर। मेरा नाम है तनुज बंसल और आप देख रहे हैं चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। आइए देखते हैं कि आज हमें डिस्कस क्या करना है। पिछली बार के लेक्चर में बार मैग्नेट, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, उसको हॉरिजॉन्टली कट करें, वर्टिकली कट करें, लेंथ के लॉन्ग कट करें, लेंथ के परपेंडिकुलर कट करें, उससे क्या चीज चेंज होगी, उसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आती है, एक सिंगल पोल के बीच के की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दो पोल्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दो पोल्स के बीच का आपस का फोर्स क्या है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। आज क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को, मैग्नेट को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, डाइपोल ऑसिलेशंस को डिस्कस करेंगे और गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम आज यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए भाई करते हैं शुरुआत। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो भाई, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज होती हैं उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उनको हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं? देखो, है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इमेजिनरी, रियल में तो होती नहीं कुछ। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या है, इमेजिनरी, रियल में तो होती नहीं कुछ। तो क्या लिखा हुआ है, दीज आर इमेजिनरी लाइंस द टेंजेंट टू विच द गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये इमेजिनरी लाइंस हैं। अगर आप इनको टेंजेंट डालोगे, ठीक है ना, अगर आप इन पे टेंजेंट डालोगे तो ये आपको डायरेक्शन देंगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये ऐसे जा रही है फील्ड लाइन, ठीक है ना, तो इस पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। यानी कि हर पॉइंट पे, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगी। कैसी लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं। कोई भी कर्व पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। दे डू नॉट हैव एनी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट। इनका कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता, ये हमेशा क्लोज्ड लूप बनाएंगी। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, कैसा भी हो सकता है, सर्कल हो सकता है, कुछ एलिप्स जैसा दिखने वाला हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, क्लोज्ड होना चाहिए बस। इसका कोई स्टार्टिंग या एंड पॉइंट नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में उनका पॉजिटिव से शुरू होती हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। वो क्लोज लूप नहीं बना सकती। ये पॉजिटिव से शुरू होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से, क्लोज लूप नहीं बना सकती वहां पे फील्ड लाइंस। यहां पे उल्टा है, इनका कोई स्टार्टिंग एंड पॉइंट नहीं होता, ये क्लोज लूप बनाती हैं। ठीक जी, ध्यान रखना। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि इंटरसेक्शन के पॉइंट पे देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। कि अगर ऐसा हो जाए, मान लो यहां पे इंटरसेक्ट कर गई, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, एक ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं क्योंकि फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, फील्ड लाइन ऐसे भी जा रही है, तो इसका मतलब मैं यहां पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हो सकती हैं भाई, एक ही होगी ना, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस होना पॉसिबल नहीं है, एक ही डायरेक्शन होगी। इसीलिए फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगला पॉइंट, इनसाइड द बार मैग्नेट द फील्ड लाइंस आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड द बार मैग्नेट द फील्ड लाइंस आर शोन नॉर्थ टू साउथ। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कोई बार मैग्नेट बनाता हूं, अगर मैं कोई बार मैग्नेट बनाता हूं, सपोज करो ये बार मैग्नेट बनाया, जब मैं इसके अंदर फील्ड लाइंस दिखा रहा हूं, मान लो कि ये पोल है, ये भी पोल है, एक पोल साउथ है, एक पोल नॉर्थ है, ठीक है जी। तो जब मैं इसके अंदर फील्ड लाइंस दिखा रहा हूं,
तो वो मुझे साउथ से नॉर्थ दिखानी है। ये देखो, साउथ से नॉर्थ। और जब मैं बाहर दिखा रहा हूं ऐसे घूम के, वो नॉर्थ से साउथ है। अंदर फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ है और बाहर फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ है। अंदर साउथ से नॉर्थ और बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ और बाहर नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ। ऐसे ही नीचे भी बनेगा। बनाओ भाई, साउथ से नॉर्थ और बाहर नॉर्थ से साउथ। और बनानी है और बना दो, ठीक है ना, और बनानी है और फील्ड लाइंस बना दो और दिखा दो, ऐसे दिखा दो थोड़ा सा, ऐसे दिखा दो, ठीक है जी। अंदर, बाहर, ऐसे। अंदर साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ, क्लोज्ड लूप दिखानी है। सिर्फ एक लाइन है जो बिल्कुल बीच वाली है, बिल्कुल बीच में से जो निकलती हुई लाइन है, उसकी क्लोज्ड लूप दिखाने की जरूरत नहीं है। इसकी क्लोज लूप दिखाने की जरूरत नहीं है। इसको इंफिनिटी तक दिखा दो, इसको इंफिनिटी तक दिखा दो। समझ पा रहे हो? इसकी क्लोज लूप दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी क्लोज लूप कहां पे बनेगी? इंफिनिटी पे जाके। इसकी क्लोज लूप कहां बनेगी? इंफिनिटी बनेगी इसकी भी, लेकिन कहां पे बनेगी? इंफिनिटी पे जाके। बिल्कुल बीच वाली। ऊपर वाली ऐसे मुड़ जाएंगी, नीचे वाली ऐसे मुड़ जाएंगी, नीचे वाली नीचे को मुड़ जाएंगी, ऊपर वाली ऊपर को मुड़ा दो और बीच वाली सीधा निकाल दो। इंफिनिटी से इंफिनिटी। समझ में आएगा? ये कहां पे जाके मुड़ेगी? इंफिनिटी पे जाके मुड़ेगी। अंदर क्या है? साउथ से नॉर्थ, बाहर क्या है? नॉर्थ से साउथ। समझ गए? बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट, लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो यार, एक यूनिट एरिया को, जैसे मान लो फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, कोई भी एरिया ले लो, ठीक है ना। यहां पे देखो, इतने से एरिया में इतनी सारी फील्ड लाइंस है। यहां पे फील्ड लाइंस खुली हो गई, यहां पे फील्ड लाइंस खुली हो गई। तो इस जगह पे अगर मैग्नेटिक फील्ड B1 है और इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड B2 है, तो ऑब्वियसली आप क्या कहोगे कि B1 B2 से ज्यादा है ना। ऑब्वियसली आप कहोगे क्या? B1 B2 से क्या है? ज्यादा है। मैग्नेटिक फील्ड B1 इज ग्रेटर देन B2। मैग्नेटिक फील्ड B1 इज ग्रेटर देन B2। मैग्नेटिक फील्ड B1 B2 से ज्यादा आ रही है यहां पे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल समझ में आ रही है भाई। कोई भी छोटा सा एरिया ले लो, अगर उसमें से ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो फील्ड ज्यादा है। अगर कम क्रॉस कर रही हैं तो फील्ड लाइंस मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कम है। समझ पा रहे हो? इसका मतलब यह हुआ कि अगर फील्ड लाइंस डेंसर हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, और अगर ये फील्ड लाइंस रेयरर हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। ठीक है जी। लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। जितनी ज्यादा एक छोटे से एरिया में से फील्ड लाइंस ज्यादा पास करेंगी तो वहां पे फील्ड ज्यादा होगी। यहां पे छोटे से एरिया में 4 देखो, छोटे से एरिया में 4 दिखा रखे हैं, यहां पे बड़े से एरिया में 4 दिखा रखे हैं। तो यहां पे डेंसर है, यहां पे रेयरर है। क्लियर हो रही है बात? अच्छा जी। अब जैसे बार मैग्नेट की बनाई थी, अब बार मैग्नेट के लिए भी दिखा सकते हो। इधर देखो, बार मैग्नेट के लिए भी दिखा सकते हो। यहां पे देखो, अगले पेज पे बना देता हूं मैं। बार मैग्नेट बनाया, फिर से फील्ड लाइंस दिखा रहा हूं। ऐसे फील्ड लाइंस बना दी, बाहर उल्टा। आप देखो अंदर की जो फील्ड लाइंस दिखाई हुई हैं, अंदर जो फील्ड लाइंस दिखाई हुई हैं, इनमें जो गैप है वो कम है, गैप कम है, डेंसर है। गैप कम है, डेंसर है। और यहां पे गैप ज्यादा है, रेयरर है। बाहर जो गैप है वो ज्यादा है, यानी कि रेयरर फील्ड लाइंस, गैप ज्यादा है।
मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली ज्यादा होगी भाई, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा डेंस हैं, छोटी सी जगह में से इतनी सी जा रही हैं, और यहां पे देखो खुली खुली हैं, यहां पे देखो खुली खुली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड B1 है और यहां पे B2 है तो B1 ग्रेटर देन B2 होगा, ठीक है ना। इनसाइड मैग्नेट, ये मैग्नेट का इनसाइड है, तो इनसाइड मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आउटसाइड मैग्नेटिक से या मैग्नेट के आउटसाइड से ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। इनसाइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मैग्नेट इज मोर डेंसर है, और यहां पे क्या है, रेयरर है। क्लियर हो रही है, सिंपल सी बात। प्रॉपर्टीज देखो 5 डिस्कस कर ली हमने, 5 प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी सर? टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, क्लोज लूप बनाती है, कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं है इनका, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। 14 पॉइंट, बार मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ। और उसके बाद जितनी ज्यादा लाइंस होंगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितनी कम लाइंस होंगी उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है जी, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। करंट कैरिंग कॉइल एज अ बार मैग्नेट। अब हम बात करेंगे कि एक करंट कैरिंग कॉइल को हम एक बार मैग्नेट अज्यूम कर सकते हैं। करंट कैरिंग कॉइल को एक हम बार मैग्नेट अज्यूम कर सकते हैं। कैसे? आओ बताता हूं आपको। मान लेते हैं ये करंट कैरिंग कॉइल है हमारे, ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल है, ऐसे रखी हुई है वाई जेड प्लेन, ये वाई है, ये जेड है, ठीक, ऐसे रखी हुई वाई जेड। ये इसका एक्सियल पॉइंट है, इधर कोई इसका एक्सियल पॉइंट होगा, ये जहां पे मैंने उंगली से पकड़ा हुआ है ना, हाँ, तो ये इधर कोई इसका एक्सियल पॉइंट है। ठीक, मान लीजिए इसमें करंट आई जा रहा है, इसका रेडियस a है और इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस x है। एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर n टर्न्स हैं, अगर इसी की n टर्न्स हैं, याद करो इसकी डेरिवेशन कर चुके हैं हम पहले, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में इसकी डेरिवेशन होती है। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो इसकी डेरिवेशन बेटा हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर में करते हैं, इस चैप्टर में नहीं करते। अगर मान लो n लूप्स हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये बन जाती है n से मल्टीप्लाई म्यू नॉट n आई ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। म्यू नॉट n आई ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। समझ गए? अच्छा, अब इधर देखो भाई, x डिस्टेंस पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, n लूप्स के लिए ये हो गई। मैंने अभी बताया कि ये करंट कैरिंग कॉइल जो है ना बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। करंट कैरिंग कॉइल को एक बार मैग्नेट मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं सर? प्रूव करो हमें। करंट कैरिंग कॉइल को एक बार मैग्नेट मान सकते हैं, कैसे मान सकते हो सर? बताओ हमें, बताओ सर। बता रहे हैं, बता रहे हैं, सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, हाँ, क्लियर कट वे में सुनिएगा, ठीक है। देखो है क्या, इसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है। देखना, अगर ये डिस्टेंस इसके रेडियस से बहुत ज्यादा है, ये डिस्टेंस इसके रेडियस से यानी कि a से बहुत ज्यादा है, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हम ए स्क्वायर को उसके रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया? एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। चलो जी, अब यहां पे देखिएगा, इस फॉर्मूले को देखिएगा, बी एक्सिस म्यू नॉट
NiA² अपॉन 2 टाइम्स A² प्लस X² की पावर 3/2। तो यहां पे X² आ जाएगा, है ना, A² प्लस X², A² इग्नोर हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा देखो जरा, म्यू नॉट NiA² अपॉन 2 टाइम्स, यहां पे बन जाएगा X², और इसकी पावर 3/2, इसकी पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, म्यू नॉट NiA² अपॉन 2 टाइम्स X³, ये बन गई मैग्नेटिक फील्ड। नीचे X³ आ गया। अभी देखो अब मैं क्या बना रहा हूं यहां पे, मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर भी 2 पाई और इधर भी 2 पाई। ठीक, फायदा क्या होगा सुनो, इसको मैं अब अरेंज करूंगा अपने हिसाब से, ताकि मैं ये प्रूव कर सकूं कि इसको हम मैग्नेटिक बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल मान सकते हैं। ठीक है ना, म्यू नॉट NiA², तो ये बन गया यहां पे देखिएगा म्यू नॉट इंटू N, ठीक है ना, आई है, ठीक है ना, और पाई है, साथ में A² है, Ni इंटू पाई A² इंटू 2, ध्यान से सुनना, म्यू नॉट N नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट, और A² के साथ में पाई जोड़ दिया, पाई A², ठीक है ना, और इंटू 2, 2 तो है ही, और नीचे क्या बन गया 4 पाई X³, नीचे क्या बन गया 4 पाई X³, नीचे क्या बन गया भाई 4 पाई X³। यहां पे देखिएगा नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया, ये पाई A² एरिया ही तो हो गया, एरिया हो गया ना पाई A², ए इसका रेडियस है तो पाई A² क्या हो गया एरिया हो गया। तो यानी कि ये जो एक्सिस वाली मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या बन के आ रही है, म्यू नॉट, ये M बन गया बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया जो होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है भाई, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, यानी कि M हो गया और इंटू 2 हो गया भाई, और नीचे क्या हो गया 4 पाई X³, नीचे क्या हो गया 4 पाई X³। तो एक्सिस या एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बनेगी म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2m बाय X³। ये बिल्कुल सेम है बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पे फील्ड जो हमने पिछले लेक्चर में करी थी। जो लोग उसको देखना चाहते हैं कि बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पे ये फील्ड कैसे आती है, लार्ज डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस लार्ज लिया है हमने, तो ये सेम आता है, सेम आता है, सेम फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट, एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के एक्सिस में सेम फील्ड आती है भाई, बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पे सेम फील्ड आती है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय X³। ध्यान से सुनो, बार मैग्नेट जो होता है ये उसका साउथ एंड है, मान लो ये नॉर्थ एंड है, ये उसकी पोल स्ट्रेंथ होती है स्मॉल m, और ये उसकी लेंथ है मान लो L है, कोई भी लेंथ है, इसके x डिस्टेंस, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे एक्सियल पॉइंट पे जो फील्ड आती है, एक्सियल पॉइंट पे जो फील्ड आती है वो होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2m बाय X³, जिसकी डेरिवेशन हमें पिछले लेक्चर में मिल जाएगी, ठीक है ना, यादों की बारात से। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2m बाय X³। अब यही फील्ड एक करंट कैरिंग कॉइल भी दे रही है, यही फील्ड एक करंट कैरिंग कॉइल भी दे रही है x डिस्टेंस पे, सेम फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2m बाय X³, दोनों ही सेम फॉर्मूला दे रहे हैं, बस दोनों ही केसेस में x बहुत लार्ज है, ठीक है ना, दोनों ही केसेस में x बहुत लार्ज है, बहुत लार्ज है, ठीक है जी, क्लियर। इसके भी एक्सिस पे यही, इसके भी एक्सिस पे यही, इसीलिए बोला जाता है कि करंट कैरिंग कॉइल को
हम एक बार मैग्नेट अज्यूम कर सकते हैं, करंट कैरिंग कॉइल को हम एक बार मैग्नेट अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है जी। वी कैन अज्यूम द करंट कैरिंग कॉइल एज अ बार मैग्नेट। क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है, एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई करंट कैरिंग कॉइल को हम क्या मान के चल रहे हैं, बार मैग्नेट मान के, क्योंकि उसकी और इसकी फील्ड क्या है, सेम है ना, दोनों की फील्ड क्या आ रही है, सेम आ रही है भाई, ठीक है ना। बहुत कौन सा डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस, बहुत बढ़िया, क्लियर। इसका मतलब अब मैं लिखूंगा करंट कैरिंग कॉइल can be assumed as bar magnet, या फिर इसको लिखो मैग्नेटिक डाइपोल, या तो आप इसको लिख दो बार मैग्नेट या फिर लिख दो मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल ही तो है ये, देखो दो पोल्स हैं, दो पोल्स मतलब डाइपोल। इसकी बार मैग्नेट की डाइपोल मूवमेंट होती है पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, इसकी डाइपोल मूवमेंट होती है पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, और कॉइल की डाइपोल मूवमेंट होती है नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया। है डाइपोल मूवमेंट ही है, डाइपोल मूवमेंट, ये बार मैग्नेट की है पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, और ये कॉइल की है, दोनों की होती है नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया, ये पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, दोनों ही डाइपोल मूवमेंट है, दोनों ही क्या है, डाइपोल मूवमेंट है भाई, ठीक है ना। म्यू नॉट बाई 4/2m बाई एक्स क्यूब, म्यू नॉट बाई 4/2m बाई एक्स क्यूब, सेम। इसीलिए करंट कैरिंग कॉइल को हम क्या मान के चलते हैं, बार मैग्नेट मान के चलते हैं। ऑल्सो नोट डाल के एक और लिखेगा, सोलेनॉइड कैन ऑल्सो बी अज्यूम्ड एज बार मैग्नेट। सोलेनॉइड को भी बार मैग्नेट मान सकते हैं भाई, सोलेनॉइड को भी बार मैग्नेट अज्यूम किया जा सकता है। करंट कैरिंग कॉइल, देखो बेटा, एक कॉइल को बार मैग्नेट माना जा सकता है। सोलेनॉइड क्या है, बहुत सारी कॉइल्स का कलेक्शन है। सोलेनॉइड क्या है, कलेक्शन ऑफ कॉइल्स है। सोलेनॉइड क्या चीज है भाई, कलेक्शन ऑफ कॉइल्स। अगर आप एक कॉइल को बार मैग्नेट मान सकते हो तो क्या बहुत सारी कॉइल्स को बार मैग्नेट मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हैं, ठीक है ना। और तो और इसकी फील्ड लाइंस भी एक जैसी दिखती हैं दिखने में, सोलेनॉइड की वजह से फील्ड लाइंस भी आप ऐसे ही बनाते हो, याद करवाता हूं आपको। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर या मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर, एक ही चैप्टर है ये, ठीक है ना, दो अलग अलग नाम है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट या मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। उसमें सोलेनॉइड की फील्ड लाइंस पढ़ते हैं, ऐसे बनाई जाती हैं। बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस सेम बनाई जाती हैं, इसी तरीके से बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस जो अभी बनाई मैंने। सोलेनॉइड की फील्ड लाइंस और बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस सिमिलर हैं, ठीक है ना, फील्ड लाइंस सिमिलर हैं भैया, दोनों की फील्ड लाइंस क्या हैं, सिमिलर हैं। इसीलिए याद रखना, हमेशा करंट कैरिंग कॉइल को बार मैग्नेट माना जा सकता है, मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक डाइपोल माना जा सकता है, और सोलेनॉइड को भी बार मैग्नेट माना जा सकता है, याद रहेगा। कालिया सर, कमाल हो गया, कमाल हो गया सर, दोनों को बार मैग्नेट मानेगा, दोनों को मानेगा, दोनों को मानना पड़ेगा भैया, दोनों को मानना पड़ेगा। चलो फिर आगे आओ, बार मैग्नेट को अब एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखेंगे। अभी तक का जो डिस्कशन था उसमें बार मैग्नेट की अपनी फील्ड के बारे में बात हो रही, बार मैग्नेट की अपनी फील्ड। अब जो डिस्कशन होगा वो बार मैग्नेट को एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाएगा, रखा जाएगा, बार मैग्नेट को एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाएगा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले पीते हैं पानी, पानी पानी रे। चलो भैया, पानी वानी तो हो गया, अब बढ़ते हैं आगे।
देखो, बार मैग्नेट को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या बनेगा, सुनो देखते हैं। मान लेते हैं ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं ना, वैसे ही करेंगे यहां। ये एक्सटर्नल फील्ड है, इसके अंदर मान लो एक बार मैग्नेट को रखा गया है। इसके अंदर मान लो एक बार मैग्नेट को रखा गया है, ठीक। साउथ नॉर्थ, ठीक। मान लेते हैं एंगल थीटा है, ठीक। थीटा एंगल मान लिया। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, पोल स्ट्रेंथ इनकी मान लेते हैं स्मॉल एम, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ मान लेते हैं स्मॉल एम, ठीक। जैसा कि आपको पता है या नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, नॉर्थ पोल को एज अ पॉजिटिव चार्ज ट्रीट करते हैं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉजी से देखें तो इसको ट्रीट करते हैं एज अ पॉजिटिव चार्ज, और साउथ पोल को ट्रीट किया जाता है एज अ नेगेटिव चार्ज। इसको ट्रीट किया जाता है एज अ नेगेटिव चार्ज। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरीके से मैग्नेटिज्म में चार्ज की जगह पोल स्ट्रेंथ आ जाती है, तो फोर्स होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रही है? ये होता है यहां। और पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है वो उसी डायरेक्शन में लगता है जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स उस तरफ लगता है ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स उसी तरफ लगेगा जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऑपोजिट लगेगा। सिमिलर चीज आप यहां पे सोचो, नॉर्थ पोल को एज अ पॉजिटिव चार्ज सोचो, तो नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगेगा वो उसी तरफ लगेगा जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो इस पे फोर्स इसी तरफ लगेगा, M इंटू बी। जैसे Q इंटू ई होता है वैसे M इंटू बी होता है। और साउथ पोल एज अ नेगेटिव चार्ज ट्रीट होगा तो साउथ पोल पे फोर्स M इंटू बी लगेगा, लेकिन ऑपोजिट लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट लगेगा, ठीक है ना। इस पे इधर लगेगा और इस पे इधर लगेगा, एक पे इधर एक पे इधर, ठीक है जी। नेट फोर्स कितना होगा? F नेट इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि MB और MB ये कट जाएंगे, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसी को हम यहां पे एक स्पेशल पॉइंट बना के लिखेंगे, TB स्पेशल, तनुज बंसल स्पेशल यहां पे लिखेगा कि नेट फोर्स ऑन मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0। हमेशा 0 आएगा। बस एक शर्त है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मतलब हर जगह पे सेम होनी चाहिए। मतलब जो फील्ड यहां पे है वही फील्ड यहां पे होनी चाहिए। अगर दोनों जगह पे अलग अलग फील्ड होगी, सपोज करो अगर यहां पे फील्ड B1 होती और यहां पे फील्ड B2 होती, यहां पे B1 और यहां पे B2, तो क्या ये कटते? क्या ये फोर्स कटते? अगर यहां पे B1 और यहां पे B2 लिखा होता तो क्या ये कटते? नहीं। तो क्या फोर्स 0 आता? नहीं। इसका मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर होगी तो मैग्नेटिक डाइपोल पे या बार मैग्नेट पे नेट फोर्स 0 होगा। बार मैग्नेट कह लो, मैग्नेटिक डाइपोल कह लो, एक ही बात है। बार मैग्नेट कह लो, मैग्नेटिक डाइपोल कह लो, एक ही बात है। बार मैग्नेट, मैग्नेटिक डाइपोल, नेट फोर्स ऑन बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ठीक है जी, फोर्स तो 0 हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बचा क्या?
बचा क्या? टॉर्क। यहां पे फोर्स है, टॉर्क, यहां पे रोटेशन होगा। यहां पे क्या होगा? रोटेशन होगा भाई। इस फोर्स की मदद से इस डायपोल का क्या होगा? रोटेशन होगा भाई। अब रोटेशन के लिए हम इसको निकालते हैं, ठीक है ना? रोटेशन निकालते हैं भाई, रोटेशन निकालते हैं, ठीक है जी। रोटेशन यहां पे निकालेंगे हम। फील्ड लिखी हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है ना? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बी। अब यहां पे डायपोल रख दिया हमने, यानी कि बार मैग्नेट रख दिया हमने, ठीक है ना? डायपोल रख दिया हमने, यानी कि बार मैग्नेट रख दिया हमने। बार मैग्नेट जैसे ही हमने यहां पे रखा, अब इस पे टॉर्क कैसे लगेगा वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है ना? थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा बना लेते हैं ताकि हमें क्लियरली सारी चीजें विजिबल हों। बार मैग्नेट भी थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं क्योंकि टॉर्क निकालने के लिए इसको विजिबल करवाना पड़ेगा। अब पूरा मोटा बार मैग्नेट नहीं बनाते, सिर्फ एक लाइन दिखा देते, सिर्फ एक लाइन दिखा देते हैं, ठीक है ना? ये साउथ, ये नॉर्थ, पास। तो ये m स्मॉल m इंटू बी इधर, ये स्मॉल m इंटू बी इधर, ये इसका सेंटर है बेटा, और ये एंगल थीटा है, ठीक है ना? देख पा रहे हो इसको? ये इसका सेंटर है और ये एंगल थीटा है। अब देखिएगा यहां पे, इस पे टॉर्क लगेगा। टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये पूरा मैग्नेट इसके अबाउट ऐसे घूमेगा, लाइक दिस। ये पूरा मैग्नेट इस तरीके से घूमेगा जैसे हम कार का स्टीयरिंग चलाते हैं। इधर देखो, एक फोर्स ऐसे लगा, एक फोर्स ऐसे लगा। ये मान लो कि आपके हाथ में कार का स्टीयरिंग है, ठीक है ना? ये आप ऐसा मान लो कि एक आपके हाथ में कार का स्टीयरिंग है। आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, ये देखो, एक फोर्स ऐसे जा रहा है। मैं आपको टॉर्क दिखा रहा हूं कि कैसे देखना है। ऐसे, इस तरीके से देख पा रहे हो, लाइक दिस। ये इस तरफ घुमाएगा, ये भी इसी तरफ घुमाएगा। दोनों की वजह से टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा, इस तरीके से। इनको कपल फोर्सेस कहा जाता है। ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा। इनको कपल फोर्सेस कहा जाता है। जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है। लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट कहने का मतलब, ये इस लाइन के लॉन्ग लग रहा है, ये इस लाइन के लॉन्ग लग रहा है, दोनों की लाइन अलग अलग है। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस with a different line of action, with a different line of action are called couple forces, are called couple forces। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना? इसकी जरूरत नहीं है। इक्वल फोर्सेस, इक्वल एंड ऑपोजिट है, एक उधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, और लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। लाइन ऑफ एक्शन वो होता है जो जिस लाइन के लॉन्ग लग रहे हो। ये वाली लाइन के लॉन्ग लग रहा है, ये ऊपर वाली लाइन के लॉन्ग लग रहा है, तो ये मिलके टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको स्टीयरिंग की तरह समझो कि आप इसको ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है ना? या फिर एक टैप की तरह समझो कि आप इसको ऐसे घुमा रहे हो, लाइक दिस, ठीक है ना? इस तरीके से आप इसको रोटेट करवा रहे हो, फील करो, ठीक? अब जो टॉर्क होता है वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है भाई। ये फोर्स रहा, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओ पॉइंट से देखो, ओ पॉइंट से इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब डाइपोल की लेंथ आप मान लो भाई, ये जो बार मैग्नेट है इसकी आप लेंथ मान लो 2a, इसकी आप लेंथ मान लो 2a, ठीक है ना? इसकी लेंथ को आप 2a मान लो। तो ये लेंथ कितनी बची? a, और ये लेंथ भी कितनी बची? a। दोनों लेंथ a हो गई भैया, दोनों लेंथ a हो गई यहां पे, ठीक है जी? दोनों लेंथ देख लो आप ध्यान से, ठीक है ना? इस डायग्राम को देखो, दोनों लेंथ आपको यहां पे a दिखाई दे रही है, ठीक? तो ये a है, ये एंगल थीटा है, ठीक है जी? ये a है
और ये एंगल थीटा है, आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, दिस इज ए, दिस इज थीटा। तो अब यहां पे ध्यान से इस बात को समझो कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यहां पे, ये ए का इधर वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा होगा, ये ए कॉस थीटा होगा। ये कौन सा कंपोनेंट होगा? ए साइन थीटा। थीटा के साथ वाला, ये देखो ए है, ये थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, सामने वाला साइन थीटा, साथ वाला कॉस थीटा, सामने वाला साइन थीटा। भाई परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा ही तो होता है, तो ए साइन थीटा, ये डिस्टेंस, ठीक है ना। सिमिलरली यहां पे ये डिस्टेंस, क्योंकि ये थीटा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बेटा ये भी थीटा होगा, तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा? ए साइन थीटा होगा, ठीक है ना। ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्या होगा? ए साइन थीटा। इस फोर्स का ए साइन थीटा, इस फोर्स का भी ए साइन थीटा। तो नेट टॉर्क यहां पे बनेगा क्या? क्या बनेगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस ये वाला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो बार, दो बार, यानी कि टॉर्क 2mb इंटू ए साइन थीटा। अच्छा, अब इसको ऐसे लिखो, स्मॉल m इंटू 2a इंटू बी साइन थीटा, ठीक है ना। अब ये क्या बन गया? पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, लेंथ कितनी मानी है? 2a, तो पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ क्या बन गई? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इंटू बी इंटू साइन थीटा, इंटू बी इंटू साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, 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 एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉजी, और यही फॉर्मूला करंट कैरिंग कॉइल के लिए भी था टॉर्क का, ठीक है ना। पिछले चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में लास्ट लेक्चर देखना, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 9, उसमें मैंने आपको यह फॉर्मूला करंट कैरिंग कॉइल के लिए भी डिराइव करवाया है। वही फॉर्मूला बार मैग्नेट के लिए भी आया है, क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल एज अ बार मैग्नेट बिहेव करती है। एम बी साइन थीटा या एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा या एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा या एम क्रॉस बी, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉजी याद करो, टॉर्क होता था P क्रॉस ई, या टॉर्क होता था PE साइन थीटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉजी याद करो, टॉर्क होता था P क्रॉस ई या PE साइन थीटा। तो यहां पे टॉर्क है MB साइन थीटा या M क्रॉस B, MB साइन थीटा या M क्रॉस B। डायरेक्शन देखनी सीख लें। अब इसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, अब मैं आपको समझाता हूं कि आपको अब इससे पता चल जाएगा डायरेक्शन का। आप M क्रॉस B करोगे ना, टॉर्क पता चल जाएगी, टॉर्क की डायरेक्शन पता चल जाएगी। M क्रॉस B करोगे, टॉर्क की डायरेक्शन पता चल जाएगी। सच में M क्रॉस B करोगे, टॉर्क की डायरेक्शन पता चल जाएगी। सच में भाई, आओ देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लो आपका जो मैग्नेटिक डाइपोल है ऐसे रखा हुआ है, साउथ नॉर्थ, तो साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मतलब हुआ कि मैग्नेटिक डाइपोल ऐसे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गई, तो ये एंगल थीटा है। एम क्रॉस बी करना है, एम क्रॉस बी क्लॉकवाइज, एम से बी, एम से बी, एम क्रॉस बी, एम से बी क्लॉकवाइज। कैसा टॉर्क है? क्लॉकवाइज। अच्छा, अब मान लो आपका बार मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है ना। तो ये M है, ये B है, तो M क्रॉस B, ठीक है जी, M क्रॉस B बाहर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। टॉर्क कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। इस डायरेक्शन में कैसा आ रहा था? क्लॉकवाइज। M क्रॉस B, M क्रॉस B, ठीक है जी। ये बेचारा डाइपोल ऐसे रहा, ऐसे टॉर्क लग गया,
ऐसे गया, ऐसे टॉर्क लगे। समझ गए? क्लियर है? इससे एक बात समझ में आती है, इससे एक बात बहुत क्लियर कट वे में समझ में आती है। थोड़ा सा डाइपोल ऊपर गया, टॉर्क इधर लग गया, थोड़ा सा डाइपोल नीचे गया, टॉर्क फिर इधर लग गया। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या चाहती है, ध्यान से सुनो, मैग्नेटिक फील्ड चाहती है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उसकी डायरेक्शन में ही आ जाए। वो बेचारा थोड़ा सा ऊपर गया, उसने वापस बुला लिया, थोड़ा सा नीचे गया, उसने फिर वापस बुला लिया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वापस बुला लिया, थोड़ा सा नीचे गया, फिर वापस बुला लिया। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज tries to align the dipole, align the magnetic dipole in its own direction। वो अपनी ही डायरेक्शन में इसको अलाइन करने की कोशिश करती है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ये चाहती है कि उसकी पहुंच से कुछ बाहर ना जाए। डाइपोल ऊपर निकल गया, फिर मेरी तरफ आ जाए, नीचे निकल गया, फिर मेरी तरफ आ जाए। समझ गए? तो ये हो गया हमारे पास टॉर्क। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास टॉर्क। अच्छा जी, उसके बाद ये तो हो गया टॉर्क। अब बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, कि मैग्नेटिक फील्ड में जब इस डाइपोल को रखा गया है, जब इस बार मैग्नेट को रखा गया है, तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी है भाई। हाँ, सच में इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। वो पोटेंशियल एनर्जी क्या है सर? आइए निकालते हैं, देखते हैं उस पोटेंशियल एनर्जी को, देखते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी क्या निकल करके आ रही है। देखो ध्यान से सुनिएगा, पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से निकालेंगे वो समझो। मान लेते हैं डाइपोल पहले ऐसे है हमारे पास थीटा एंगल पे, ठीक है ना, थीटा एंगल पे है, तो इस पे टॉर्क लगेगा, ठीक है ना, इस पे टॉर्क लगेगा ऐसे, ठीक है ना, इस पे टॉर्क लगेगा। ये मैग्नेटिक टॉर्क होगा, दैट इज एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। अगर मुझे ये मैग्नेटिक फील्ड इसे इस तरफ बुलाएगी बिल्कुल। अगर मुझे इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना है, मान लो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना है, तो क्या मुझे अलग से टॉर्क लगाना पड़ेगा? ध्यान से समझना, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड इसे अपनी तरफ बुला रही है, मैं इसे उल्टी तरफ लेके जाना चाहता हूं, तो क्या मुझे एक्सटर्नली अपनी तरफ से टॉर्क लगाना पड़ेगा? जो मैं टॉर्क लगाऊंगा वो उतना ही लगाऊंगा जितना मैग्नेटिक टॉर्क है। मैं एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल एजेंट का टॉर्क उतना ही लगाऊंगा जितना मैग्नेटिक टॉर्क इस पे लग रहा है, उतना ही लगाऊंगा। सर उतना ही क्यों लगाओगे? क्योंकि मैं इसे धीरे धीरे करके लेके जाना चाहता हूं। एक्सटर्नल टॉर्क is applied same as magnetic torque so that we can rotate magnet slowly, ताकि हम मैग्नेट को स्लोली लेके जाएं। देखो यार, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चीज की कहीं पे भी निकालनी हो ना, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर है, चाहे यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है, हमेशा चीज को स्लोली लेके आते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन याद करो, यहां पे चार्ज रखा हुआ है, दूसरे चार्ज को इंफिनिटी से आर डिस्टेंस पे लाने के लिए, स्लोली लेके आने के लिए जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा, वो वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता था, जिसका फॉर्मूला Q1Q2/R आता था। एक चार्ज यहां पे रखा हुआ है, दूसरे चार्ज को इंफिनिटी से स्लोली लेके आते थे, स्लोली। पोटेंशियल एनर्जी के लिए स्लोली ही क्यों लेके आते हैं? इसका कारण यह है कि अगर हम तेजी से लेके आएंगे तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी,
अगर हम तेजी से लेके आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी आ गई तो हमारा कुछ वर्क काइनेटिक एनर्जी में भी चला जाएगा, हमारा कुछ वर्क काइनेटिक एनर्जी में भी चला जाएगा। तो वो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी निकालना। इसीलिए हमारा सारा वर्क किस में जाना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी में जाना चाहिए। हमारा सारा वर्क किस में जाना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी में जाना चाहिए। ठीक है ना? तो इसीलिए मैं इसको स्लोली रोटेट कर रहा हूं ताकि मेरे द्वारा किया जाने वाला सारा वर्क, भाई मैग्नेटिक टॉर्क ऐसे लग रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क मैं ऐसे लगा रहा हूं, तो मेरे द्वारा किया जाने वाला सारा वर्क, क्योंकि मैं टॉर्क लगा रहा हूं, तो मेरे द्वारा किया जाने वाला सारा वर्क पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होना चाहिए। किसमें स्टोर होना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे वर्क करना पड़ रहा है, उल्टा रोटेट करने के लिए मुझे वर्क करना पड़ रहा है। और इतना ही क्यों लगा रहा हूं? ताकि स्लोली, बस धीरे धीरे, जस्ट बराबर का टॉर्क लगाना है, जस्ट बराबर। ठीक है जी, हल्का हल्का, धीरे 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 धीरे। समझ गए? समझ गए? बस हाँ, तो उतना ही टॉर्क हमें लगाते रहना है। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। यह वर्क एनर्जी थ्योरम है। यादों की बारात 11th क्लास को याद करो। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है ना? ऑल फोर्सेस में यहां पे कौन है? मैग्नेटिक फोर्स प्लस एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर हम धीरे धीरे करके लेके जा रहे हैं, धीरे धीरे घुमा रहे हैं, तो ये जीरो होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। हम बहुत धीरे 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 घुमा रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा जी, मैग्नेटिक टॉर्क का जो वर्क डन है वो माइनस डेल्टा यू आएगा। याद रखो, मैग्नेटिक टॉर्क का जो वर्क डन है वो माइनस डेल्टा यू आएगा, ये याद रखना है। ठीक है ना? इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये माइनस डेल्टा यू उधर चला जाएगा। तो एक्सटर्नल एजेंट, या जो कि मैं हूं, एक्सटर्नल एजेंट कौन है? तो उसका वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। डेल्टा यू यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैग्नेटिक टॉर्क का वर्क डन देखना है तो वो माइनस डेल्टा यू होगा। और एक्सटर्नल एजेंट मेरा देखना है, क्योंकि मेरे द्वारा किए जाने वाले वर्क से ही तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, उसका वर्क डन आएगा डेल्टा यू। मैग्नेटिक फोर्स का जो वर्क डन, मैग्नेटिक टॉर्क का जो वर्क डन होगा वो माइनस डेल्टा यू, और मेरे द्वारा किया जाने वाला डेल्टा यू, याद रखना। ठीक है ना? मैग्नेटिक का माइनस डेल्टा यू, मेरे द्वारा डेल्टा यू, ओवरऑल जीरो। ओवरऑल जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, बहुत धीरे धीरे करके लेके जा रहे हैं। मेरे द्वारा जो टॉर्क लगाया गया उसका वर्क डन अब मैं निकालूंगा। अब देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट, ये थीटा एंगल है, ये मैग्नेटिक टॉर्क है, ये एक्सटर्नल टॉर्क है। जैसे वर्क डन होता है इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसी तरीके से वर्क डन होता है टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसी तरीके से वर्क डन होता है टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुनना, जैसे वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही वर्क डन होता है टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यह भी एक फॉर्मूला होता है। तो अब यहां पे एक्सटर्नल एजेंट का टॉर्क का वर्क डन पूछा गया है, तो वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू टॉर्क एक्सटर्नल डी थीटा, टॉर्क एक्सटर्नल डी थीटा। ठीक है जी? एक्सटर्नल टॉर्क क्या है? एम बी साइन थीटा। एक्सटर्नल टॉर्क क्या है? एम बी साइन थीटा, जो मैं भी उतना ही लगा रहा हूं जितना मैग्नेटिक टॉर्क है। मैं भी उतना ही लगा रहा हूं जितना कि क्या है? मैग्नेटिक टॉर्क है, तो वही लगा रहा हूं, एम बी साइन थीटा डी थीटा। बस इंटीग्रेशन करो,
एम बी बाहर लिख लो, कांस्टेंट चीज, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। लिमिट पुट करेंगे बेटा θ1 से θ2, कोई भी दो एंगल ले लो, लिमिट पुट कर दो θ1 से θ2, यानी कि हम θ1 एंगल पहले था, बाद में θ2 एंगल तक लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है जी माइनस कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। θ1 θ2 माइनस बाहर आ जाएगा और लिमिट रखेंगे cos θ2 माइनस cos θ1, ठीक। जो भी एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन है, मैंने अभी बताया था, वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा यू के। वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा यू के। तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ठीक। तो डेल्टा यू यानी कि U2 माइनस U1, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस एम बी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। चाहो तो आप ऐसे याद रख सकते हो, चाहो तो आप ऐसे याद रख सकते हो, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। U2 माइनस U1 इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ठीक है जी। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक, बहुत बढ़िया। अब ये तो हो गई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालनी थी, मुझे निकालनी थी पोटेंशियल एनर्जी। मुझे उसका चेंज नहीं निकालना था, मुझे तो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए थी। तो मैं क्या करता हूं, अज्यूम कर लेता हूं एक जगह पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 अज्यूम कर लेता हूं, अज्यूम एट θ2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, U2 इज इक्वल्स टू 0। किसी भी एक जगह पे मैं ऐसा मान लेता हूं, जब मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है ना, ये ऊपर की तरफ है, जब एंगल यहां पे 90 डिग्री बना रहा है, तो उस टाइम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेता हूं। एक जगह पे अज्यूम करना पड़ेगा भैया, ये मेरी मर्जी है। आप कहीं हो सकता कोई चाहे कि सर मैं तो θ इज इक्वल टू 0 डिग्री पे अज्यूम करूंगा, कर ले भाई। कोई कहे मैं तो θ इज इक्वल टू 180 डिग्री पे अज्यूम करूंगा, कर ले भाई। कोई कहे मैं तो 270 डिग्री पे अज्यूम करूंगा, कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 90 पे कर रहा हूं, और ज्यादातर बुक्स में 90 पे किया गया है, ज्यादातर क्या, सब बुक्स में। क्यों ऐसा किया गया है, आसान रहता है। क्यों सर आसान क्यों रहता है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, फॉर्मूले में cos आ रहा है ना, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानने से आसान रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से ही मानना है, आसान रहता है, ठीक। तो अब देखिएगा यहां पे U2 को 0 पुट कर दो, U2 माइनस U1 माइनस एम बी कॉस θ2 कॉस 90 माइनस कॉस θ1, ठीक है ना। तो माइनस U1 इज इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस 90 0 माइनस कॉस θ1। तो माइनस U1 इज इक्वल्स टू माइनस एम बी माइनस कॉस θ1, माइनस माइनस कट गया उधर वाला, तो ये बन गया माइनस U1 इज इक्वल्स टू एम बी कॉस θ1। तो U1 बन गया माइनस एम बी कॉस θ1। अब फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का बन गया, अब यहां से चाहे 1 हटा दो, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया U इज इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस थीटा एंड U इज इक्वल्स टू माइनस एम डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे टॉर्क को क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हो, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी को डॉट प्रोडक्ट में लिख दिया हमने। माइनस एम बी कॉस थीटा, तो डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी होता है, तो माइनस एम बी कॉस थीटा, तो माइनस एम डॉट बी बन गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉजी याद है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होती थी माइनस पी ई कॉस थीटा या फिर माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई, माइनस पी ई कॉस थीटा या माइनस पी डॉट ई, यहां पे माइनस एम बी कॉस थीटा या माइनस एम डॉट बी। समझ में आया, ठीक है जी, समझ में आ गया। माइनस एम बी कॉस थीटा या माइनस एम डॉट बी,
ये हमारे पास यहां पे पोटेंशियल एनर्जी, इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? बिल्कुल क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, 100%। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस एम बी कॉस थीटा कैसे आया? एक जगह पे जीरो मान के आया। किस डिग्री पे? 0 डिग्री, 90 डिग्री पे जीरो माना है। किसको? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? अल्ट्रा क्लियर, बिल्कुल क्लियर, अल्ट्रा क्लियर, अल्ट्रा 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 क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस थीटा या माइनस एम डॉट पी। अब दो फॉर्मूले हमारे पास बन गए। टॉर्क का फॉर्मूला बन गया पीई साइन थीटा, पोटेंशियल एनर्जी का सॉरी एम बी साइन थीटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला लिख रहा था मैं, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है ना? अब अलग अलग केसेस हम डिस्कस करेंगे। पहला केस है थीटा अगर 0 डिग्री हो जाए। थीटा 0 डिग्री होने का मतलब एम मैग्नेटिक डाइपोल और बी दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाए, सेम डायरेक्शन। ठीक है ना? तो टॉर्क कितना होगा? साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो टॉर्क हो जाएगा बेटा 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है। पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस 0, कॉस 0 होता है बेटा 1, थीटा 0 पुट करो, कॉस 0 1, सीधा पुट करो, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस एम बी। ठीक, ओके। दूसरा पुट करो, थीटा 180 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि एम और बी ऑपोजिट हो गए। साइन 180 डिग्री भी 0 होता है, तो टॉर्क इस केस में भी 0 होगा। साइन 180 डिग्री भी 0 होता है, तो टॉर्क इस केस में भी 0 होगा। पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस 180, कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई एम बी प्लस में। ठीक, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे टॉर्क सबसे ज्यादा होगा। 90 डिग्री पे एम और बी के बीच में 90 डिग्री एंगल, तो टॉर्क कितना होगा? पीई साइन थीटा, साइन थीटा 1, तो टॉर्क हमारे पास सॉरी पीई नहीं एम बी, एम बी साइन थीटा साइन 90 1, तो टॉर्क हमारे पास आ गया एम बी। ये मैक्सिमम टॉर्क है बेटा, इससे ज्यादा टॉर्क नहीं हो सकता, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 से ज्यादा, भाई साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा क्या होगी? वो 90 डिग्री पे होती है। ठीक है ना? तो ये मैक्सिमम वैल्यू है टॉर्क की। और पोटेंशियल एनर्जी जीरो, जीरो, 90 कॉस 90 0। तीन केसेस हैं जो आपको याद रहनी चाहिए वैल्यूज। 0 और 180 डिग्री पे टॉर्क 0 होता है, और 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। 90 डिग्री पे टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। पोटेंशियल एनर्जी जो है, इधर देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू है माइनस एम बी, नेगेटिव में जो वैल्यू है वो इसकी मिनिमम वैल्यू है। ये पॉजिटिव में वैल्यू है, ये सबसे ज्यादा वैल्यू है, इससे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती। एमबी से ज्यादा नहीं हो सकती, माइनस एमबी से कम नहीं हो सकती, एमबी से ज्यादा नहीं हो सकती, माइनस एमबी से कम नहीं हो सकती। भैया क्या? पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। दोनों जगह पे टॉर्क 0, इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी 0, इन दोनों जगह पे टॉर्क 0। जिन दोनों जगह पे टॉर्क 0 है उनको इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बोला जाता है। 180 डिग्री आर कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, क्योंकि इन जगह पे टॉर्क 0 है, इन जगहों पे टॉर्क आपको 0 मिलेगा। इन जगहों पे टॉर्क आपको 0 मिल रहा है, मतलब पार्टिकल घूम नहीं रहा। टॉर्क 0 मिलने का मतलब घुमाव 0 है, घुमाव 0 है मतलब पार्टिकल जो डाइपोल है वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है।
आराम से मजे कर रहा है डाइपोल, ठीक है ना, डाइपोल आराम से क्या कर रहा है, मजे कर रहा है। इसका मतलब कि भाई वो टॉर्क जीरो है, बिल्कुल भी घूम नहीं रहा, मतलब इक्विलिब्रियम में है। तो इन थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री के पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, समझ गए, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। क्लियर कट, बहुत बढ़िया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए। अच्छा जी, अब इन दोनों पॉइंट्स में से एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है वो समझाता हूं। थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है पहले वो समझो। अगर मान लो इधर देखो, बी भी इसी तरफ, एम भी इसी तरफ, टॉर्क कितना, 0, डाइपोल रेस्ट पे है, रेस्ट पे ही रहेगा। किसी शरारत करने वाले ने इस डाइपोल को थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल दे दिया, तो ये डाइपोल कोशिश ये करेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में वापस आ जाए। एम क्रॉस बी, एम से बी लग जाएगा टॉर्क। मैंने अभी अभी बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसी भी डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करती है। थोड़ा सा डाइपोल, देखो डाइपोल इसके साथ अलाइंड था तो मैग्नेटिक फील्ड खुश थी कि हाँ मेरे साथ अलाइंड है। थोड़ा सा ऊपर गया, टॉर्क इधर लग गया, एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी। थोड़ा सा नीचे गया, टॉर्क ऐसे लग गया, एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि इन एनी केस मैग्नेटिक फील्ड ये चाहेगी कि ये मेरी डायरेक्शन के अलोंग ही आ जाए। यानी कि इस डाइपोल को अगर आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, ये वापस अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। थोड़ा सा डिस्प्लेस किया नीचे, वापस अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। उस इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जैसे कोई स्प्रिंग से बांध के किसी मास को ऑसिलेट करवा दें, ठीक है ना, मैं इसको मास को खींच दूं, क्या ये मास वापस अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, फिर वापस आने की कोशिश करेगा। मैं दबा दूं, फिर वापस जाने की कोशिश करेगा, है ना। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। जहां पे कोई चीज अपनी ही ओरिजिनल पोजीशन में जाने की कोशिश करे उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये इक्विलिब्रियम था, थोड़ा सा डिस्टर्ब किया फिर इधर आ गया, थोड़ा सा डिस्टर्ब किया फिर इधर आ गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ठीक है जी, ओके। थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे सर अनस्टेबल कैसे है, अरे सुनो, अनस्टेबल ऐसे हुआ कि भैया एम इधर पड़ा है, बी इधर है। जब तक ऐसे पड़ा हुआ है उल्टा तब तक तो ठीक है, टॉर्क 0 लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसे कुछ नहीं बिगाड़ सकती इसका। जब तक इनके बीच में एंगल 180 डिग्री है ना, तब तक इस पे टॉर्क 0 है, मैग्नेटिक फील्ड इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, मान लो ये अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, ऐसे हो गया, तो इस पे टॉर्क अब किस तरफ लग जाएगा, एम से बी। टॉर्क किस तरफ लगता है, एम से बी, एम से बी, तो क्लॉकवाइज टॉर्क लग गया। हल्का सा मान लो इधर चला गया वो, ऐसे टॉर्क लग जाएगा, क्योंकि जाना इसने मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही है। तो अब मुझे बताओ, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, पहले बेचारा ऐसे पड़ा हुआ था रेस्ट पे, आराम से इक्विलिब्रियम पॉइंट था,
ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड उधर थी, ऑपोजिट, ये इधर पड़ा हुआ था, हल्का सा हिल गया, हल्का सा हिल गया, हल्का सा, इसने गलती ये कर दी है, हल्का सा हिल गया, पूरा घूम गया, हल्का सा हिलने से ही पूरा घूम जाएगा, हल्का सा हिलने से ही पूरा घूम जाएगा। यहां पे भी यही किया, हल्का सा हिल गया, पूरा घूम गया, यानी कि क्या अपनी पोजीशन पे वापस आएगा? क्या अपनी इस पोजीशन पे वापस आया? नहीं। हल्का सा घूमा, क्या इधर वापस आया? हल्का सा घूमा, क्या इधर वापस आया? नहीं, उधर घूम गया। हल्का सा नीचे गया, उधर घूम गया। तो ये कौन सा पॉइंट है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस mb यानी कि मैक्सिमम होती है। याद रखिएगा, 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों ही इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स हैं। 0 डिग्री स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, यहां पे डाइपोल जो है वो 0 डिग्री में वापस आने की कोशिश करता है। पहले 0 डिग्री में है, 0 डिग्री में ही आने की कोशिश करता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने की कोशिश करता है। जैसे स्प्रिंग को खींचते हैं तो वो वापस आने की कोशिश करता है। यहां पे क्या है, वो 180 डिग्री पे रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये भी है, लेकिन वो 180 डिग्री में वापस आने की कोशिश नहीं करता। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो। सेम चीज इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी देखते हैं, वहां पे भी यही सब कुछ होता है, बस mb की जगह pe हो जाता है, पास, सिर्फ यही फर्क। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका सब कुछ दोबारा ही रिपीट हो रहा है एक तरीके से। समझ में आई बात? क्लियर हो रही है बात? बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो 2 पाई, सॉरी क्या 2 पाई, ये mb है यहां पे, ये माइनस mb है, ये प्लस mb। क्लियर हो गया? स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स क्लियर हो गए। आइए अब सवाल को कर लेते हैं कुछ। शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 0.4 जूल पर टेस्ला is placed in a uniform magnetic field of 0.16 Tesla. The magnet is in stable equilibrium when the potential energy is. देखो यार, सबसे पहले तो मैग्नेटिक मूवमेंट देखो, 0.4 जूल पर टेस्ला दी हुई है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी SI यूनिट ही है। मैंने आपको मैग्नेटिक मूवमेंट के यूनिट क्या बताए हैं? एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसके यूनिट होते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर। जूल पर टेस्ला भी एक ही बात है। देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस mb cos थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं? जूल। मैग्नेटिक फील्ड के क्या होते हैं? टेस्ला। तो यहां से आ जाता है जूल पर टेस्ला, cos थीटा के तो कोई यूनिट होते नहीं, जूल पर टेस्ला, ठीक है जी। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर एक ही बात है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0.16 टेस्ला। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? थीटा 0, ठीक है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है जी? थीटा 0 होता है। थीटा क्या होता है? 0 डिग्री होता है। तो माइनस mb, m कितना है? 0.4, b कितना है? 0.16, 16 इंटू 4 64, 3 डेसिमल लगेंगे, माइनस 0.064 जूल। खत्म, ये आंसर। क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, गुंजाइश ही नहीं है। वर्क डन इन टेकिंग अ मैग्नेट फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कितना वर्क डन करना पड़ेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन लेके जाने में? देखो, ये जो वर्क डन पूछा गया है, कह रहे हैं मैग्नेट पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, अब उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके जाना है। मतलब थीटा 0 डिग्री है, पहले उसको 180 डिग्री में लेके जाना है। उसके लिए वर्क, क्योंकि रोटेट करना पड़ेगा, 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, पहले 0 डिग्री पे 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, तो वर्क डन करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा। अब देखो, इन्होंने पूछा वर्क डन इज टेकिंग अ मैग्नेट फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू अनस्टेबल। किसका वर्क डन पूछा है? हमारा। क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन होता ना, तो वो बताते यहां पे, स्पेशली मेंशन होता। मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी भी क्वेश्चन में अगर मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन पूछा जाएगा तो वो मेंशन होगा। यहां पे एक्सटर्नल एजेंट का, यानी कि हमारा वर्क डन डेल्टा यू होता है हमेशा।
मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक टॉर्क का वर्क डन क्या होता है? माइनस डेल्टा यू। तो माइनस डेल्टा यू नहीं पूछा, डेल्टा यू पूछा है। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनल कौन सा है? स्टेबल से अनस्टेबल, स्टेबल से अनस्टेबल। तो फाइनल है स्टेबल वाला। स्टेबल में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है? एमबी। अनस्टेबल में यू फाइनल इधर प्लस एमबी, यू इनिशियल कितनी? माइनस एमबी। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 MB इज द फाइनल आंसर। 2 मेगाबाइट, नॉट मेगाबाइट, ठीक है ना। तो 2 MB आंसर आ गया, खत्म, खल्लास। क्वेश्चन खल्लास हो गया रे, क्वेश्चन खल्लास हो गया, बिल्कुल खल्लास हो गया, क्वेश्चन खत्म। यह सवाल 2009 के अंदर आया था, ठीक है ना। क्या सवाल है? बार मैग्नेट हैविंग अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 into 10⁴ जूल पर टेस्ला is free to rotate in a horizontal plane. A horizontal magnetic field 6 into 10⁻⁻⁴ Tesla exists in the space. The work done in taking a magnet slowly from a direction parallel to the field to a direction 60° from the field is, देखो वर्क डन कहां से कहां तक का बताना है। फ्रॉम अ डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड, यानी कि शुरू की डायरेक्शन फील्ड के पैरेलल है और बाद में फील्ड से 60° का एंगल है। बाद में फील्ड से 60° का एंगल है। तो यहां से यहां का बताना है वर्क डन। डेल्टा यू होगा, तो पहले U1 निकाल लो। ये तो माइनस एमबी होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। अब यहां पे 60° का एंगल है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा माइनस एमबी कॉस थीटा। तो माइनस एमबी कॉस 60, कॉस 60 होता है 1/2, तो माइनस MB/2। तो वर्क डन कितना होगा? डेल्टा यू यानी कि U2 माइनस U1। तो माइनस MB/2 में से घटा दो माइनस MB, U2 माइनस U1, ठीक है जी। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस MB/2 यहां पे प्लस MB हो जाएगा, तो ये बन जाएगा MB/2। अब वैल्यू रख दो। M कितना है? 2 into 10⁴। B कितना है? 6 into 10⁻⁻⁴। और नीचे कितना है? 2। 2 से 2 कट गया, 10⁴ से -4 कट गया, 6 जूल। सीधा सीधा आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। 2009 का सवाल है, बेहद आसान सवाल। यह होमवर्क क्वेश्चन है, 2016 में आया था, ठीक है ना। नीट का दूसरी बार पेपर हुआ था 2016 में, 2 बार हुआ था। तो दूसरी बार जो पेपर आया था सेकंड फेज में, तो उसका सवाल है ये। ट्राई जरूर कीजिएगा। अगली क्लास के बिल्कुल एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, जैसा हम हमेशा करते हैं होमवर्क्स के केस में। ठीक, चलो डाइपोल ऑसिलेशंस की बात करते हैं भाई। डाइपोल ऑसिलेशंस, क्या डाइपोल ऑसिलेट करता है? क्या डाइपोल ऑसिलेट करता है? बात करते हैं, लेकिन पहले पानी पी लें। सुनो मेरी बात, कोई भी डाइपोल ऑसिलेट करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैं आप डाइपोल को थोड़ा सा इधर ले गए, इस पे टॉर्क इधर लग जाएगा, वापस बुला लेगा। आप थोड़ा सा डाइपोल को नीचे ले गए, मैग्नेटिक फील्ड इसे फिर वापस बुला लेगी। यानी कि आप मैग्नेटिक थोड़ा सा इसको इधर डिस्प्लेस कर दिया, नीचे आ जाएगा। थोड़ा सा इधर चला गया, उधर चला जाएगा। तो मेरे ऊपर ले गए, नीचे आ जाएगा, नीचे ले गए, ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। इसे कहते हैं डाइपोल ऑसिलेशंस। इसे कहते हैं डाइपोल ऑसिलेशंस। यानी कि डाइपोल क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। यानी कि डाइपोल क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है, एंगल थीटा। ठीक है जी, एंगल थीटा।
तो टॉर्क क्या होता है? पीई साइन थीटा। इसका डायपोल ऑसिलेशंस हम स्मॉल एंगल्स के लिए निकालेंगे, ठीक है ना। पहले तो आप टॉर्क को ये लिखो कि ये आई इंटू अल्फा होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है जी। आप इसे इस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। सिंस डायपोल tries to return to its original position, so it is called restoring torque। इसीलिए इसको रीस्टोरिंग टॉर्क बोला जाता है, इसीलिए इसको रीस्टोरिंग टॉर्क बोला जाता है। जब डायपोल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करे, थोड़ा सा ऊपर चला गया इधर आ गया, थोड़ा सा नीचे चला गया इधर आ गया, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगता है। आप इसको ऊपर लेके जाओ, टॉर्क इधर लग जाएगा, आप इसको नीचे लेके जाओ, टॉर्क इधर लग जाएगा। यानी कि टॉर्क जिस तरफ आप इसे लेके जाओगे उसका उल्टा लगेगा। ऊपर ले गए नीचे लग गया, नीचे ले गए ऊपर लग गया। समझ पा रहे हो? इसीलिए इस रीस्टोरिंग टॉर्क को आप नेगेटिव भी बोल सकते हो, माइनस पीई साइन थीटा भी यहां पे लगा सकते हो। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई अल्फा, रोटेशन चैप्टर के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जो भी डायपोल है उसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा भाई, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या फर्क पड़ेगा वो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। स्मॉल एंगल्स के लिए, फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है। स्मॉल एंगल्स के लिए अगर हम डिस्कस करें तो साइन थीटा तकरीबन हम थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को तकरीबन हम थीटा लिख सकते हैं स्मॉल एंगल्स के लिए। तो यहां पे स्मॉल एंगल्स में ही ऑसिलेशन करवाएंगे, बड़े एंगल्स के लिए नहीं हो, ठीक है ना। तो ये बनेगा माइनस पीई थीटा इज इक्वल्स टू आई अल्फा। तो यहां पे अल्फा हमारे पास बन गया माइनस पीई बाय आई, सॉरी पीई नहीं, यहां पे मैं पीई लिख रहा हूं, यहां पे एम बी आएगा। एम बी, तो माइनस एम बी है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला हो गया पीई, यहां पे माइनस एम बी। तो माइनस एम बी थीटा इज इक्वल्स टू आई अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस एम बी बाय आई इंटू थीटा। जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, एसएचएम के अंदर, ये एसएचएम होगा बेटा, ये एसएचएम होगा, एसएचएम के अंदर फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, या एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो होती है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है। ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट करने की, कितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है। एक्सेलरेशन ये एक्सेलरेशन होती है, ये डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है ना, ये ओमेगा स्क्वायर। यहां पे ये एंगुलर एक्सेलरेशन है और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा को बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एक्सेलरेशन ये डिस्प्लेसमेंट, तो ये ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी ओमेगा स्क्वायर होगा, ये भी ओमेगा स्क्वायर होगा भैया, दिस इज ओमेगा स्क्वायर। ये एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। ये एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन है भाई, जो यहां पे लिखी हुई है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम, एम बी बाई आई, एम बी बाई आई, एम बी बाई आई, ठीक है जी। तो ओमेगा स्क्वायर बन गया यहां पे एम बी बाय आई, तो ओमेगा बन गया अंडर रूट एम बी बाय आई। तो टाइम पीरियड होता है बेटा 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा को उल्टा कर दो, 2 पाई उल्टा कर दो ओमेगा का, अंडर रूट आई बाय एम बी। तो ये इसका टाइम पीरियड बन गया बेटा ऑसिलेशन का,
कि अपना एक ऑसिलेशन ये इतने टाइम में पूरा करेगा, अपना एक ऑसिलेशन ये इतने टाइम पे पूरा करेगा, 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी, 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी, 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। क्लियर है जी? कुछ नहीं किया, मैं दोबारा बता देता हूं। टॉर्क लिखा, आई अल्फा के इक्वल किया, क्योंकि ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, जिस तरफ हम लेके जाते हैं उससे उल्टा लगता है, ऊपर लेके गए नीचे लग गया, नीचे लेके गए ऊपर लग गया, तो इसलिए इसको माइनस लिख दिया, ठीक है ना। तो स्मॉल एंगल्स के लिए इसको थीटा लिख सकते हैं, थीटा लिख दिया, तो अल्फा ये आ गया। याद करो एसएचएम की इक्वेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है, जिसको नहीं पता याद रख लो। तो यहां पे एक्सेलरेशन होती है, ये डिस्प्लेसमेंट होती है, तो यहां पे ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो ये ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ये भी ओमेगा स्क्वायर होगा। ये एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन है। एसएचएम कर रहा है, ओमेगा आ गया, 2 पाई बाई ओमेगा कर दो, टाइम पीरियड आ गया। ये एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है। सवाल करते हैं, बार मैग्नेट इज ऑसिलेटिंग इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद अ टाइम पीरियड टी, व्हाट हैपेंस टू इट्स पीरियड एंड मोशन इफ इट्स मास इज क्वाड्रपल्ड। क्वाड्रपल्ड मतलब 4 गुना, क्वाड्रपल्ड मतलब 4 टाइम्स, मास 4 गुना कर दे। देखो बेटा 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी होता है टाइम पीरियड, ठीक है ना। ये तो मैग्नेटिक मूवमेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो फिक्स रही, ये तो दोनों चेंज नहीं हो रही, फिक्स, ये भी फिक्स है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में ही मास आता है। कोई भी एल लेंथ की रॉड, जैसे बार मैग्नेट है, मान लो बार मैग्नेट एल लेंथ का है, ठीक है ना, इसका मास मान लेते हैं एम डैश। मैं मास को एम क्यों नहीं बोल रहा, मैं इस वजह से नहीं बोल रहा क्योंकि पोल स्ट्रेंथ को एम से लिखते हैं इस चैप्टर में, इस चैप्टर के अंदर पोल स्ट्रेंथ को एम से लिखते हैं, तो मैं मास को हमेशा एम डैश से लिखूंगा जब भी यूज करूंगा। तो यहां पे लेंथ है, ये एम डैश है, ठीक है जी। अब यहां पे समझिएगा कि क्या हुआ है, ये एम डैश, ये लेंथ। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रॉड का होता है मास इंटू एल स्क्वायर बाय 12, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि मास को 4 गुना कर दिया, मास को कितने गुना कर दिया, 4 गुना, ठीक है ना। मास को एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है बेटा रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मास को 4 गुना कर दिया, तो क्या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी 4 गुना हो जाएगा? सिंपल सी बात है। अब टाइम पीरियड जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट के प्रोपोर्शनल है। अब जो नया टाइम पीरियड आएगा उसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 4i आएगा, समझ पा रहे हो। मास 4 गुना हो गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी 4 गुना हो गया, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो t इज प्रोपोर्शनल टू i का अंडर रूट एंड t डैश इज प्रोपोर्शनल टू 2i का अंडर रूट, तो t डैश बाई t क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। तो जो नया टाइम पीरियड है क्या वो 2 गुना आ जाएगा? क्या नया टाइम पीरियड 2 गुना आ गया भाई? खत्म। मास 4 गुना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 4 गुना, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अंडर रूट में है तो 2 बार आएगा, डबल टाइम होगा। कहां लिखा है डबल टाइम? मोशन तो एसएचएम ही रहेगा, मास से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई मास ज्यादा कर दिया तो एसएचएम नहीं होगा, एसएचएम ही रहेगा, लेकिन टाइम पीरियड 2t हो जाएगा, ठीक है जी। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? बोलो। 2003 और 1994 में सवाल आया था, ठीक। अब यहां पे सुनिएगा, 2002 का सवाल है, ये 2002 का सवाल है। सवाल क्या है देखिए, 2 बार मैग्नेट हैं, दोनों with same geometry and magnetic moment m and 2m are first placed in such a way that their similar poles are same side, then its time period is of oscillation is t1। देखो 2 बार मैग्नेट्स को ना इकट्ठा कर दिया और पहले वो इस तरीके से रखे गए हैं कि इनके सेम पोल सेम साइड आ रहे हैं, सेम पोल सेम साइड आ रहे हैं। एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट m है, तो इसका एक का m हो गया और दूसरे का 2m, दोनों सेम साइड आ रहे हैं, ठीक है ना।
first placed in such a way that their similar poles are same side, then its time period of oscillation is t1. अगर इन दोनों को इकट्ठा ऑसिलेट करवाएं तो इसका टाइम पीरियड t1 है, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि नाउ द पोलैरिटी ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट इज रिवर्स्ड, एक मैग्नेट की जो पोलैरिटी है वो रिवर्स कर दी। एक मैग्नेट की पोलैरिटी रिवर्स कर दी। अब दोनों को इकट्ठा फिर ऑसिलेट करवा रहे हैं, टाइम पीरियड t2 है। टू बार मैग्नेट्स हैविंग सेम ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मतलब साइज वगैरह सेम है, ठीक है ना, मास लेंथ सब सेम है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट एक का m है, एक का 2m है। अब इन दोनों पहले एक ही डायरेक्शन में थे दोनों, अब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। पहले टाइम पीरियड t1 था और अब टाइम पीरियड t2 है। देखो टाइम पीरियड होता है 2π√I/mb, ठीक है ना। पहले मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I था, तो टाइम पीरियड t1 लिखूंगा मैं 2π√, ये 2I हो जाएगा, बाय ये ऐड हो जाएंगे 3m × b, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी। टाइम पीरियड t2 मैं लिखूंगा 2π√, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने तो ऐड ही होना है, ठीक है ना, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट माइनस होंगे 2m - m, क्योंकि यहां पे बेटा I नेट आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेट आएगा और m नेट आएगा, I नेट m नेट, b तो एक्सटर्नल है, b तो बाहर की है, ठीक है ना। तो 2π मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऐड ही होगा, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नेटिक मोमेंट माइनस होंगी बेटा। तो यहां पे 2m - 1, यहां पे m नेट जो बनेगा, पहले केस में जो m नेट बनेगा वो 3m बनेगा, इस केस में जो m नेट बनेगा वो 2m में से m घटाया जाएगा, यानी कि m बनेगा, तो यहां पे आएगा m × b। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है बेटा। इसमें नीचे 3 है, इसमें नहीं है, इसमें डिवाइड में 3 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। तो किसका टाइम पीरियड ज्यादा है? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है उसका टाइम पीरियड कम होगा, डिनोमिनेटर बड़ा है तो टाइम पीरियड कम होगा, ये ज्यादा होगा। तो t1 लेस देन t2 होगा, t2 ज्यादा होगा बेटा। खत्म, समझ में आया? 2002 का सवाल है, 2002 का सवाल है, खत्म हो गया। अब अगर मैग्नेट को कट कर दिया जाए, अगर हम मैग्नेट्स को कट कर दें तो उनके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो समझते हैं। पहली कटिंग है, मैग्नेट इज कट परपेंडिकुलर टू लेंथ और डिवाइडेड इन लेंथ, ठीक है ना। कह दो मैग्नेट इज कट परपेंडिकुलर टू लेंथ, लेंथ के परपेंडिकुलर मैग्नेट्स को कट कर दिया। मान लो ये मैग्नेट है हमारे पास, ठीक है ना, इसको लेंथ में बराबर बराबर पीसेस में कट कर दिया। मान लो हमारे पास लेंथ L है, ठीक है ना, इसकी पोल स्ट्रेंथ M है, की पोल स्ट्रेंथ m है, तो मैंने इसको बराबर बराबर पीसेस में n पीसेस में डिवाइड कर दिया, तो लेंथ L/n रह जाएगी, L/n, L/n, L/n सो ऑन, ठीक है जी। तो पहले जो इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट थी, पहले जो इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट थी वो थी स्मॉल m × L, पोल स्ट्रेंथ × लेंथ। अब जो नई मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगी वो पोल स्ट्रेंथ × L/n होगी, पोल स्ट्रेंथ × L/n होगी, समझ गए। n पीसीज में डिवाइड कर दिया, n पार्ट्स में, n इक्वल पार्ट्स में, n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया लेंथ वाइज, लेंथ वाइज डिवाइड किया परपेंडिकुलर टू लेंथ। ये लेंथ ऐसे है, इसके परपेंडिकुलर। तो जो नया हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बना वो कैपिटल M/n बन गया, m × L या m × L/n। तो नया मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ये बन गया। चलो बढ़िया हो गया। उसके बाद दूसरी चीज, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास L²/12। अब जब n हिस्सों में डिवाइड किया
n हिस्सों में डिवाइड किया तो मास m बाय n हो गया, m डैश बाय n हो गया, और लेंथ l का l बाय n हो गई। तो अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे देखते हैं कि क्या फर्क पड़ा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखो जी, आई डैश लिखने वाला हूं, ठीक है ना, नया आई लिखने वाला हूं। तो नया आई जो है मास हो गया m डैश बाय n, लेंथ हो गई l बाय n का स्क्वेयर बाय 12। देखो जरा क्या बन गया, m डैश l स्क्वायर बाय n क्यूब आ जाएगा बेटा, n क्यूब आ जाएगा, समझ रहे हो, n क्यूब बन गया, यानी कि पहले वाले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का n क्यूब बन गया, नया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया i बाय n क्यूब हो गया, i बाय n क्यूब, i बाय n क्यूब। समझ में आ रही है ये बात? दिस इज i बाय n क्यूब। ये m बाय n है, ये i बाय n क्यूब है, ये m बाय n है, ये i बाय n क्यूब है। मास 1 बाय n टाइम्स हो गया, क्योंकि n बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, लेंथ l बाय n होगी, लेंथ का स्क्वायर है तो n 3 बार आ गया। अब टाइम पीरियड देखो, मेन बात तो यह है ना कि इससे टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। अब नया टाइम पीरियड देखो, 2 पाई अंडर रूट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई बाय एन क्यूब, ये है m बाय n और इंटू बी। एक n कट जाएगा, एक n कट जाएगा, n स्क्वायर, तो 2 पाई अंडर रूट आई बाय n स्क्वायर एम बी। इस n को बाहर लिख लो, तो 2 पाई बाय n अंडर रूट के बाहर आ गया, 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी और डिवाइड बाय n है, तो क्या t डैश t बाय n हो गया, क्या t डैश t बाय n हो गया। टी बी स्पेशल याद रखना है बेटा, ये तब फॉर्मूला है जब लेंथ वाइज काट दिया जाए इन n इक्वल पार्ट्स। अगर n इक्वल पार्ट्स में लेंथ वाइज किसी मैग्नेट को डिवाइड काट दिया जाए तो उसके बाद उसका टाइम पीरियड क्या होगा वो पूछा गया है। भाई एक बड़ा मैग्नेट है, बड़े मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो ये उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है t। अब उसको इसके n n n हिस्से काट दिए गए, तो किसी भी एक हिस्से को अब मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया, तो अब उसका टाइम पीरियड है t बाय n। प्रूव हुआ है, याद रखना। मैग्नेटिक नीडल ऑफ निग्लिजिबल ब्रेड्थ एंड थिकनेस, पतली सी नीडल है मतलब मैग्नेट है, कंपेयर टू इट्स लेंथ, लेंथ बड़ी है उसकी, ऑसिलेट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद अ पीरियड t। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ईच पार्ट ऑब्टेन्ड ऑन ब्रेकिंग द मैग्नेट इनटू n इक्वल पार्ट्स परपेंडिकुलर टू लेंथ, मतलब लेंथ के परपेंडिकुलर अगर उसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, याद रखना, याद रखना है भाई। द टाइम पीरियड ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज 4 सेकेंड्स। एक मैग्नेट है उसका टाइम पीरियड 4 सेकेंड है, कह रहे हैं ऑसिलेट कर रहा है वो, जब उसे फ्रीली सस्पेंड कर दिया गया धागे से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्रीली सस्पेंड कर दिया गया तो ऑसिलेट करेगा वो, ठीक है ना, तो उसका टाइम पीरियड कह रहे हैं 4 सेकेंड है। इफ इट इज ब्रोकन इन लेंथ, उसके लेंथ के 2 हिस्से कर दिए गए और 1 पार्ट इज सस्पेंडेड इन द सेम वे, देन इट्स टाइम पीरियड विल बी। अब उसके लेंथ के 2 हिस्से कर दिए गए बेटा, किसी भी एक हिस्से को, किसी भी एक हिस्से को आप मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर दो तो नया टाइम पीरियड क्या होगा। कितने हिस्से किए हैं बेटा, 2 पार्ट्स किए हैं, टी डैश होता है टी बाय एन, तो यहां पे 2 किए हैं तो टी बाय 2, कितना टाइम पीरियड है 4 सेकंड, तो 4 बाय 2 कितना रह गया 2 सेकंड, खत्म, सीधा टिक करो, खत्म हो गया। टी बाय एन, टी बाय 2,
4/2, 2 सेकेंड, खत्म हो गया। दूसरा केस, अगर मैग्नेट को लेंथ वाइज कट कर दिया जाए, मतलब लेंथ वाइज ना कट किया जाए, एरिया वाइज कट किया जाए, पैरेलल टू लेंथ कट किया जाए, मतलब ऐसे स्लाइस बना दिए जाए। ये देखो, ये बार मैग्नेट के ऐसे स्लाइस बना दिए, ऐसे स्लाइस बना दिए, समझ पा रहे हो? पतले पतले स्लाइस बना दिए, ऐसे पतले पतले स्लाइस बन गए। मान लो n हिस्सों में काट दिया, n पार्ट्स में लेंथ वाइज, तो लेंथ तो चेंज नहीं होगी बेटा, लेंथ तो जो कटा हुआ हिस्सा है उसकी लेंथ भी L ही रहेगी, लेकिन पोल स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि पतला हो गया मैग्नेट। पोल स्ट्रेंथ जो होती है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होती है बेटा, ये मैग्नेट की मोटाई पे डिपेंड करती है। अगर पहले का एरिया मैं मान लूं कि इसका एरिया A है, ठीक है ना, तो इसका एरिया A/N होगा, इसका एरिया A/N होगा। तो अगर इसकी पोल स्ट्रेंथ M है तो इसकी पोल स्ट्रेंथ M/N होगी, मोटाई पे डिपेंड करती है। अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होती है? M/L। अब नई मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगी? M'। पोल स्ट्रेंथ कितनी है? M/N। लेंथ तो वही है, लेंथ वही है, तो कितना हो गया? M/N, कैपिटल M/N। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो M/N हो गई। पहले केस में भी याद करो, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट तो यहां पे भी बाय एन ही हुई थी, इसमें पोल स्ट्रेंथ सेम रही थी, लेंथ चेंज हुई थी। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट M/N। इसमें क्या है? पोल स्ट्रेंथ चेंज हुई है, लेंथ सेम रही है, बात तो एक ही है। ये तो M/N ही बनेगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। M'(L²/12) नया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। M'/N, मास तो n टाइम्स हो जाएगा, बाय n हो जाएगा, डिक्रीज हो गया मास क्योंकि पतले पतले हो गए, ठीक है ना। लेंथ सेम रह रही है, लेंथ में कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब ये सिर्फ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I/N हुआ है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I/N हुआ है। देख रहे हो, पहले I है ये, तो ये I/N है, समझ पा रहे हो ना। तो टाइम पीरियड होता है 2π√I/mb। तो नया टाइम पीरियड होगा जी 2π। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? I/N। ये क्या है? M/N। तो n से n कट गया जी, तो ये बना 2π√I/mb, यानी कि सेम ही रह गया जी। तो इस केस में टाइम पीरियड सेम रह जाता है जी। टीबी स्पेशल याद रखना, अगर आप इसको पैरेलल इक्वल पार्ट्स में, लेंथ के पैरेलल इक्वल पार्ट्स में स्लाइस करते हो तो टाइम पीरियड सेम रह जाता है, और अगर लेंथ के परपेंडिकुलर काटते हो तो टाइम पीरियड T/N हो जाता है। पैरेलल काटते हो तो टाइम पीरियड सेम रहता है, परपेंडिकुलर काटते हो तो N हो जाता है, पैरेलल काटते हो तो सेम रह जाता है, परपेंडिकुलर काटते हो तो T/N रह जाता है। समझे? बढ़िया। लास्ट टॉपिक है आज के चैप्टर का, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के अंदर भी गॉस लॉ होता है भाई, देखो ध्यान से समझो। जो मैग्नेटिज्म के अंदर गॉस लॉ होता है, जैसे E.ds होता है, यहां पे B.ds होता है, और ये हमेशा हमें जीरो मिलता है। B.ds किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है ना E.ds, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, हमेशा आपको जीरो मिलेगी। मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे E.ds इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस आपको जीरो मिलेगी। सर ऐसा क्यों? बता रहा हूं। मान लो ये कोई क्लोज सरफेस मान लो, ठीक है ना, ये कोई क्लोज्ड सरफेस मान लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता था?
ई डॉट डी एस, उसके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड आता था बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की जगह पे यहां पे पोल स्ट्रेंथ आती है और एप्सिलॉन नॉट की जगह पे यहां पे म्यू नॉट आता है। एप्सिलॉन नॉट यहां पे नीचे था, यहां पे म्यू नॉट ऊपर आता है। होता क्या है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो कि कोई भी बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट ले लो, ये उसका साउथ पोल ले लो, ये उसका नॉर्थ पोल ले लो। नॉर्थ पोल को प्लस एम मान के चलते हैं और साउथ पोल को माइनस एम मान के चलते हैं, ठीक है जी। तो अब ये आधा मैग्नेट अंदर है, आधा मैग्नेट बाहर है, ठीक है जी। तो बी डॉट डी एस जो होता है, यहां पे हम लिखते हैं म्यू नॉट इंटू एम एनक्लोज्ड। जैसे यहां पे क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट होता है, वो ऊपर आता है। और चार्ज एनक्लोज्ड की जगह यहां पे पोल स्ट्रेंथ एनक्लोज्ड होती है। चार्ज एनक्लोज्ड की जगह पे यहां पे पोल स्ट्रेंथ एनक्लोज्ड होती है भाई। चार्ज एनक्लोज्ड की जगह पे पोल स्ट्रेंथ एनक्लोज्ड होती है, ठीक है ना। सर ये जीरो कैसे है फिर? अरे भैया देखो, एनक्लोज्ड क्या है इसमें? पोल स्ट्रेंथ ये नेगेटिव वाली है, साउथ वाला माइनस है, माइनस एम एनक्लोज्ड है इसके अंदर। क्या नॉर्थ वाला इसके अंदर है? नहीं। क्या नॉर्थ वाला इसके अंदर है? क्या वो एनक्लोज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। लेकिन सुनो, हमने बचपन में पढ़ा था कि मैग्नेट के चाहे जितने मर्जी छोटे हिस्से कर लो, इसको चाहे जितने मर्जी छोटे हिस्सों में ब्रेक कर दो, ब्रेक इनटू पार्ट्स कर दो, तो नॉर्थ पोल भी इसके अंदर मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? नॉर्थ पोल भी इसके अंदर मिल जाएगा। यानी कि इसके बड़े मैग्नेट के छोटे हिस्से कर दो तो आपको नॉर्थ पोल भी इसके अंदर ही मिलेगा। तो आपको दिख रहा है, देखो दिख रहा है ऐसा, दिख रहा है ऐसा कि साउथ पोल अंदर है, नॉर्थ पोल बाहर है। लेकिन अगर मैं इस मैग्नेट को सिर्फ छोटा करके देखूं, ठीक है ना, और बाहर वाले मैग्नेट को अलग कर दूं, तो इसका नॉर्थ आपको अंदर ही दिखेगा। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि अकेला साउथ प्रेजेंट हो, नॉर्थ साथ में होगा ही होगा, नॉर्थ साथ में होगा ही होगा। यानी कि इसको अगर बीच में से ब्रेक कर दें तो साउथ नॉर्थ अपने आप बन जाएंगे। समझ गए? तो इसका मतलब इसके अंदर नॉर्थ भी प्रेजेंट है, इसका मतलब प्लस एम भी लिखा जाएगा। तो अगर माइनस एम लिखा है तो अंदर वाला देखो, इसके क्लोज सरफेस के अंदर नॉर्थ भी आ जाएगा, तो ये जीरो बन जाएगा। इसीलिए इसको जीरो बोलते हैं। इसका मतलब होता है, इसका वो क्या है, क्रक्स। इस पेज को तो डिलीट करते हैं। इसका क्रक्स क्या है? इसका क्रक्स ये है, इसका फायदा है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। इसका मतलब है मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल मतलब सिंगल पोल, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर अंदर साउथ है तो अंदर नॉर्थ जरूर होगा, अगर क्लोज सरफेस के अंदर साउथ है तो अंदर नॉर्थ जरूर होगा। मैग्नेट को कट करके देखो, आपको नॉर्थ जरूर मिलेगा। ठीक है जी। अकेला साउथ पोल नहीं हो सकता, अकेला चार्ज तो हो सकता है, इसीलिए इसको मैंने जीरो नहीं बोला था। अकेला चार्ज तो हो सकता है लेकिन अकेला पोल नहीं हो सकता। तो मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये इस बात का मतलब। ये आज का लेक्चर हो गया खत्म, होमवर्क का डिस्कशन। ठीक है जी, पिछले लेक्चर के जो क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करते हैं। Bar magnet of length L and magnetic dipole moment capital M is bent in the form of an arc as shown in figure. The new magnetic dipole moment will be. देखो भाई, एक बार मैग्नेट है जिसकी मान लो पोल स्ट्रेंथ M होगी और लेंथ उसकी मान लो L है, उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगी M इंटू L। अब उसको बेंड कर दिया आर्क में, आर्क का एंगल कितना है? 60 डिग्री। इसकी जो लेंथ होती है वो आर थीटा होती है, आर्क की जो लेंथ होती है वो आर थीटा होती है बेटा, रेडियस इंटू थीटा।
रेडियस इंटू थीटा, रेडियस इंटू थीटा होती है, ठीक है जी, रेडियस इंटू थीटा होती है, ठीक है, ये लेंथ हो गई इसकी। लेकिन जब हम मैग्नेट को बेंड करते हैं तो हम जो यहां पे लेंथ लेते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, हम लेते हैं वेक्टर लेंथ, ये वाली लेंथ, इसे हम एल इफेक्टिव कहते हैं, दोनों पोल्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जब मैं एम डैश लिखूंगा ना, तो मैं m इंटू एल इफेक्टिव लिखूंगा, तो मुझे एल इफेक्टिव निकालना पड़ेगा, मुझे एल इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। और ये आर्क लेंथ जो होती है वो आर थीटा होती है। अब थीटा कितना है? 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3, तो ये पाई आर बाई 3 आ गया, पाई आर बाई 3 आ गया। तो इससे आर बन गया हमारे पास 3l बाई पाई, आर बन गया हमारे पास 3l बाई पाई, बन गया। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नजर आ रही है, ये देखो जरा, मैं एल इफेक्टिव निकाल रहा हूं, ये एल इफेक्टिव है, ये 60 डिग्री एंगल है, ये आर है, ये भी आर है, दो साइड बराबर हैं और बीच का एंगल 60 डिग्री है, दो साइड बराबर हैं, बीच का एंगल 60 डिग्री है, दो साइड बराबर हैं, बीच का एंगल 60 डिग्री है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है भैया। तो एल इफेक्टिव भी आर होगा, आर आर, ये भी आर है। 60 डिग्री के एंगल्स होते हैं सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल में, दो साइड्स बराबर हैं, उनके बीच का अगर एंगल 60 डिग्री हो तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगी, और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी तो एल इफेक्टिव भी आर होगा, और आर की वैल्यू क्या है? 3l बाई पाई। तो एम डैश क्या बन गया? स्मॉल एम इंटू एल इफेक्टिव 3l बाई पाई, तो m इंटू एल है, वो 3 बाई पाई एक्स्ट्रा आ गया, तो क्या ये 3m बाई पाई हो गया? क्या ये 3m बाई पाई हो गया? ये रहा आंसर, ध्यान से सुन लो, ये सीधी थी तो m इंटू एल, बेंड कर दी, आर्क लेंथ जो होती है वो आर थीटा होती है, थीटा पाई बाई 3 है, 60 डिग्री है, तो आर की वैल्यू 3l बाई पाई होगी। मुझे निकालना है एल इफेक्टिव, शॉर्टेस्ट लेंथ, तो वो एल इफेक्टिव मुझे पता चला कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो रेडियस के बराबर है, रेडियस के बराबर है तो 3l बाई पाई है, तो m इंटू 3l बाई पाई, तो 3 कैपिटल M बाई पाई आ गया, खत्म। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से, फिगर शोज टू स्मॉल आइडेंटिकल डाइपोल्स A एंड B ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स m ईच प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 2d विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो मैग्नेट्स हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, दोनों में सेपरेशन 2d है, ठीक है ना, दोनों में सेपरेशन 2d है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P मिडवे बिटवीन द डाइपोल्स, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P मिडवे बिटवीन द डाइपोल्स, बिल्कुल डाइपोल्स के मिडवे पे, ठीक है ना, बिल्कुल डाइपोल्स के मिडवे पे कितनी फील्ड होगी? देखो ये पॉइंट d डिस्टेंस यहां से और यहां से भी d डिस्टेंस, मान लेते हैं ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो एक्सियल पॉइंट ये इसके एक्सिस पे पड़ा हुआ है पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पे जो फील्ड होती है वो उसी डायरेक्शन में होती है, एक्सिस के अलोंग ही होती है। ये साउथ से नॉर्थ इसकी डाइपोल मूवमेंट है, उसी डायरेक्शन में होती है, इसको B1 बोल देते हैं। अब इसका साउथ और इसका नॉर्थ इधर मान लेते हैं हम, तो इसकी डाइपोल मूवमेंट इधर होगी ऊपर, तो इसके लिए ये इक्विटोरियल पॉइंट हो गया, इसके लिए ये इक्विटोरियल पॉइंट हो गया। इक्विटोरियल पॉइंट पे फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है भाई, ध्यान से दोनों, इसके लिए एक्सिस का पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट पे फील्ड उसी डायरेक्शन में होती है जिस तरफ डाइपोल मूवमेंट होती है। इस मैग्नेट के लिए ये इक्विटोरियल पॉइंट है, इसकी अगर डाइपोल मूवमेंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगी, ठीक। और एक्सियल पॉइंट के लिए फील्ड होती है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m बाई डी क्यूब, या आर क्यूब, यहां पे d है, और वहां पे होती है इक्विटोरियल पॉइंट के लिए m बाई डी क्यूब, m बाई डी क्यूब, बस कुछ नहीं करना। इसको मान लो कि ये
2x है और इसको मान लो ये x है, मान लिया क्योंकि इसमें 2 एक्स्ट्रा है, तो बाकी सारी चीजों को मैं x मान लूं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, ध्यान से देखो मेरा करने का तरीका, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये बन गया 5x स्क्वायर अंडर रूट 5x, अंडर रूट 5 आ गया। अब बाकी चीजें रख दो, अंडर रूट 5 म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू m बाय डी क्यूब, कहां है? ये रहा आंसर। क्लियर कट, बिल्कुल क्लियर कट, समझ गए भाई? शुक्रिया, शुभरात्रि, टेक केयर, गुड नाइट। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म हो गया। अगले लेक्चर में मैग्नेटिक मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, शुभरात्रि, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।